आज हम आपको लेकर के चलते हैं सीतापुर में, जहां पर 30 वर्षों से जैविक खेती को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं श्वेतांग त्रिपाठी जी। हमारे संवाददाता विनोद सोनी ने उनसे बातचीत की। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। मैं आपके हूं सर विनोद सोनी। मैं यहां आज आया हूं एक किसान के वहां जो जैविक खेती करता है, और यहां पर जो उनके जैविक खेती के जो गेहूं हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, उनसे क्या फ़ायदा होता है वो मैं बात करूंगा। यहां पे कुछ रोज़गार करने वाले जो दुकानदार हैं, तो यहां से क्यों सब्जी लेने आते हैं, क्यों फल लेने आते हैं, मैं उनसे बात करूंगा। मैं बात करूंगा उनके विकास की। मैं बात करूंगा उनके गांव में क्या ऐसी खूबियां हैं कि जो गांव लोगों की चर्चा की जुबान बनी हुई है। मैं बात करूंगा उन गौशालों की जो यहाँ ये छुट्टा जो गाय होती हैं उनको बांध रखा है। मैं बात करूंगा अपने जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें कैसा, जो मंडियों से सामान खरीदते, सब्जियां खरीदते, उसमें कैसा जहर होता है, और ये लोग किस तरीके से सब्जियां उगाते हैं, क्या खाद डालते हैं, क्या विद्या देते हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पर किसान से। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए टीवी इंडिया न्यूज। और अच्छा, ये बताइए क्या नाम आपका है? मेरा नाम श्वेतांग त्रिपाठी है। मेरे गांव का नाम है सिकौहा है, और मेरे गांव में 200 किसान परिवार हैं, जिसमें लगभग 100 किसान परिवार जैविक खेती करते हैं। एक से बताइए आप कि जो आप खेती करते हैं, और मैं देख रहा हूँ आपके वहाँ से किसान आते हैं, खेत से ही फलों को तोड़ ले जाते हैं, सब्जियां तोड़ के ले जाते हैं, इसका राज क्या है और आप खेती में क्या डालते हैं, किस तरीके से करते हैं? ये किसान जो यहाँ से ले जाते हैं, उनका राज ये है, यदि मैं किसान हूँ, अगर जो मैं मजदूरी पे इसको जो है फलों और सब्जियों को तोड़ाता हूँ, तो प्रति मजदूर हमको 200 रुपये देने पड़ते हैं। और यहाँ से हम जब भेजेंगे लखनऊ को, तो हमको गाड़ी का भाड़ा देना पड़ेगा, और आढ़तिये को कमीशन देना पड़ेगा। और इन जो हमारे यहाँ जो एक किसान लेने आए हैं, जो ये स्थानीय रिटेलर हैं, इनको कहा जाता है, वो यहीं हमारे खेत में तोड़ लिए, तो हमारी मजदूरी की बचत हो गई। और इनको जो है मंडी से आढ़तिये को कमीशन नहीं देना पड़ेगा, और गाड़ी का भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। उपभोक्ता को फायदा होगा कि हरा ताजा माल और सस्ता मिल जाएगा। और मैं ये खेती करता हूँ गौ आधारित प्राकृतिक जैविक खेती। इसमें मैं जो है गौ के गोबर में ट्राइकोडर्मा, बेबेरिया बेसियाना इत्यादि जो जीवाणु कल्चर खाद हैं, और ये कॉस्मिक एनर्जी है, जिसमें जो हम उसमें हवन पद्धति द्वारा जो वातावरण को शुद्ध करते हैं। और जीरो बजट एक पद्धति है, उसमें हम जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत और आच्छादन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। उसके द्वारा मैं गेहूं और सरसों, अनाज, गन्ना, फल तथा टमाटर भी करता हूं। और हमारे गांव ये बताइए, आप यहाँ टमाटर बेचते हैं बाजारों में, कहाँ बेचते हैं? हरदी थाना ये बहराइच पड़ता है। हाँ। तो वहां से आप यहाँ लेने टमाटर आते हैं, तो क्या आपको सस्ता मिलता है? सस्ता मिलता है। क्या कहते हैं? और टमाटर जो खाते हैं लोग, जो ले जाते हैं, वो क्या कहते हैं? अच्छा टमाटर है। तो आपको मंडी से ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो आप खुद अपने आप मजदूरी करके तोड़ के ले आते हैं कि एक सस्ता 1 रुपया मिलेगा। हाँ। तो उससे आपका भला हो जाएगा, और 100-200 किलो ले लिया आपने, तो 200 बच गए आपको। तो यहाँ पे अच्छा लगता आपको है? हाँ। टमाटर अच्छा होता है। अब ये जो है देखिए, मैं गेहूं के खेत, ये देखेंगे गेहूं इधर दिखाएंगे, ये गेहूं का खेत है इधर। और ये गेहूं के खेत में जो देखिए कि यहाँ पे जो किसान हैं वो हवन कर रहे हैं। मैं कहूँगा कैमरा में चले आए, बताएं, दिखाएं आके। ये देखिए, ये आप जो है ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? ये गेहूं के खेत में क्या कर रहे हैं? मैं ये कर रहा हूँ, ये जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जिसको हाँ। ब्रह्मांडीय ऊर्जा बोलते हैं। हाँ हाँ। तो इसको मैं ये तांबे के आकार का जो है, पिरामिड के आकार का एक पात्र है। हाँ। पात्र में है इसको हमने गोबर के कंडे लिए जो है,
और उस पर 2 चुटकी जो है घी लिया और 2 चुटकी चावल लिया। उसके बाद सूर्योदय का सुबह का समय और सूर्यास्त का शाम का समय, इसमें दोनों समय 2-2 मंत्र पढ़ के हवन होते हैं। वो मंत्र इस प्रकार ऐसे किए जाएंगे, पोटास उपलब्ध हो जाए, इसलिए हम इसका हवन करते हैं। जी देखा आपने यहाँ पे जो ये हवन कर रहे हैं किसान, जो हवन कर रहे हैं, इनका कहना है कि जो ये हवन कर रहे हैं इसकी ब्राह्मणी जो है ऊर्जा, ये खेतों में जो आप देख रहे हैं धुआं जा रहा है, ये खेतों में ऊर्जा चली जाए। ऊर्जा जाने के बाद में इसमें अपने आप ऑटोमेटिक जो गाय का गोबर रख रखा है यहाँ पे, और घी है, कपूर है, अगरबत्तियां हैं, ये जलाकर इसको धुआं देते हैं, तो इसमें पोटासियम वगैरह जो भी खाद्य होती है अपने आप ऑटोमेटिक भगवान दे देता है। और बल्कि ये गाय का गोबर डाल के ये बनाते रहते हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि हवन जो हो रहा है, मैं भी आपको हवन दिखाऊंगा, उच्चारण जो करेंगे उच्चारण भी दिखाऊंगा कि उच्चारण कैसे होता है। ये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः, ये तो सुबह का हो गया। शाम का जो है ओम अग्नये स्वाहा। रुक जाइए महाराज, अग्नये इदं ये सर बैक हो गया वहां से अपने आप, फिर से चालू हो गया। अरे नहीं भाई, स्वाहा अग्नये इदं नमः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। इसका मैं पूरा विज्ञान आपको बताता हूँ जी। ये ज्योमेट्री आकार का विशेष प्रकार का पात्र है जी। जो गणित के आधार पे बना हुआ है। इसमें जो गाय का गोबर के उपले जो लिए गए हैं, तो गाय का गोबर बहुत एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीलर्जिक और प्रतिविष होता है। और जो चावल लिए जाते हैं, तो चावल जलने से वैज्ञानिक मानते हैं जो इथेनॉल प्रोपेलन गैस निकलती है वो कृत्रिम वर्षा का आधार मानते हैं। और घी जलने से फार्मोलिन गैस का निर्माण होता है, उससे जब होता है तो बादल बनने की क्रिया में वो सहायक होती है। तो इसको जो हम 2-2 मंत्र सूर्योदय सूर्यास्त के समय करते हैं एक संध्या काल में, तो ये विशेष प्रकार की इसमें शक्ति उत्पन्न होती है और ये शक्ति इस पात्र में स्थिर हो जाती है। और करीब 20 एकड़ के जो खेत है 200 बीघा, उसमें ये अपना एक सुरक्षा चक्र बना लेता है, जो ब्रह्मांडी शक्तियां इसमें स्थिर हो जाती हैं। इसका ये विज्ञान है, इसको कॉस्मिक एनर्जी कहा जाता है, कॉस्मिक एनर्जी एग्रीकल्चर। चालू कर दिया। अच्छा, ये जो गेहूं अभी आपने जो उच्चारण किया, उच्चारण के बाद में गेहूं की बालियां, ये अब देख रहा हूँ कि ये गेहूं की बालियां हैं ये। तो ये जो गेहूं है ये कैसा खाने में कैसा लगता है? बेचते हैं इसको कि घर के लिए अपने? ये हम जो अभी फिलहाल घर के लिए कर रहे हैं और ये हम चाहते हैं कि जो इसका उत्पादन हो वो हमारे उपभोक्ताओं को सस्ता मिले। इस टेक्निक पे मैं काम कर रहा हूँ। और सस्ता कैसे मिलेगा? जब इसमें हम जो है कॉस्मिक एनर्जी हमारी इसमें स्थिर हो जाएगी, तो हमको अलग से कोई खाद नहीं डाल देनी पड़ेगी, न कोई दवा डालनी पड़ेगी और न कोई टॉनिक डालनी पड़ेगी। और जो इसमें हम बीज लेंगे तो हमको दुकान से नहीं खरीदना है, हमारे गांव का जो देसी बीज है जिसको आधारी बीज कहते हैं, वो बीज है हमारा। तो हमको ये अपने खेत में जब बोएंगे तो हमको सस्ता पड़ेगा। तो जब सस्ता पड़ेगा तो हम उपभोक्ता को सस्ता दे पाएंगे और ये पूर्णतः जहर मुक्त होगा। जहर मुक्त जब उपभोक्ता हमारा खाएगा, हमारी जनता खाएगी, तो उसको क्या होगा, बीमारियां नहीं होंगी। अरे ये जो और जो गेहूं लोग बोते हैं, जो अन्य खाद्य डालते हैं, उससे किस प्रकार का नुकसान होता है? देखिए, जो अन्य प्रकार की खाद्य डालते हैं उसमें एक सबसे बड़ी होता है जिसमें जो विष होता है, जो टॉक्सिक होता है, वो टॉक्सिक जो है हमारी जमीन को भी नुकसान करता है और जमीन के माध्यम से हमारे जो भूगर्भ जल को भी नुकसान करता है। और जो जिसको एटमॉस्फेयर वातावरण कहते हैं उसका भी नुकसान होता है। और फिर जो उससे उत्पादन होता है, तो हम गेहूँ खाते हैं तो मनुष्य को भी नुकसान करता है। और जो इससे भूसा होता है वो जानवर हमारे खाते हैं तो उससे जानवर को भी नुकसान होता है। उसका दूध जो लोग पीते हैं तो हमारे बच्चों को भी नुकसान होता है। उसमें DDT की मात्रा पाई गई है। तो अन्य किसानों को आप शिक्षा क्या देना चाहेंगे कि यूरिया डालें या कैसे बनाए? आप अन्य किसानों को शिक्षा क्या देना चाहेंगे? हम अन्य किसानों को शिक्षा ये देना चाहेंगे कि जो हमारी जो इसमें गौमूत्र आधारित जो हम इसमें इनका प्रयोग करते हैं, तो सबसे बड़ा कारण होता है किसान समझ नहीं पाता। इसको डालने से ये होता है कि हमारा जो विषैलापन है फसलों का, जमीन का विषैलापन है, उसका वो खत्म होता है। और विषैलापन जब खत्म होता है तो हमारी ज़मीन सही होती है। तो हम किसानों को संदेश देना चाहेंगे तो कम से कम वो शुरुआत तो करें, भले ही वो केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हों ज़मीन में, लेकिन ये होता है इसका शुरुआत करेंगे तो उस खेत में जब इसको डालेंगे तो उनकी जो है धीरे धीरे DAP यूरिया की मात्रा कम होती चली जाएगी। और फिर जब कम होती चली जाएगी उनको विश्वास हो जाएगा। विश्वास ही फलीभूत होता है। जब विश्वास हो जाएगा तो वो करने लगे। तो यही संदेश, विश्वास ही फलीभूत होता है। विश्वास ही फलीभूत होता है।
गाजर से दिल्ली तक अपना परचम लहराने का काम कर रहे हैं जनपद सीतापुर के अंतर्गत विकासखंड रेउसा के ग्राम पंचायत सिकोहा में करीब 30 वर्षों से जैविक खेती को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं श्वेतांग त्रिपाठी, जिसमें अभी तक तहसील व जिला स्तर पर कई प्रकार के सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं। श्वेतांग त्रिपाठी ने 1994 से जैविक खेती पर जोरों शोरों से काम शुरू किया, जिसमें सफल भी हो रहे हैं। केमिकल रहित अनाज लोगों को खाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम भी कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य भी करते हैं। इन्होंने अपने ग्राम पंचायत में हर घर में एक नीम का पेड़ लगवाने का कार्य किया है, जिससे पूरे गांव में साफ सफाई व स्वच्छ हवा का भरपूर वातावरण मिल सके। श्वेतांग त्रिपाठी ने गांव ही नहीं पूरे विकास खंड के लोगों को जागरूक किया, छुट्टा पशुओं पर भी लोगों को जागरूक किया। लोगों से साझा करते हुए कहा कि लोगों को गौमूत्र एकत्र कर खेतों में प्रयोग कर उसका बेनिफिट लेना चाहिए। लोगों को जागरूक करने के लिए छोटे छोटे मॉडल भी पूरे गांव में लगाकर जानकारी देते हैं। श्वेतांग त्रिपाठी अपना काफ़ी कुछ इसी तरह से प्रयास कर रहे हैं, जो कि उनका प्रयास सफल भी हो रहा है। त्रिपाठी जी को कई प्रकार के सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सराहना भी मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर फसल में 2 से 3 फसल एक साथ लेकर या मुनाफा भी कमा रहे हैं। इस समय गेहूं, गन्ना, सरसों एक साथ गन्ना, सरसों, मसूर आदि की फसलों को एक साथ किया, जिससे पैदावार भी अच्छी हो रही है और कहीं ना कहीं आय को दोगुना कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि हमारा पेट नहीं साफ रहता है, पेट साफ करने के लिए बाजार में जाते हैं और पपीता खरीदते हैं, लेकिन जो पपीता खरीदते हैं वो कौन सी खाद से बना है, जैविक से बना है, वो ये समझ नहीं पाते हैं। और हम लोग बड़े चाव से उस पपीतों को खाते हैं अपने एनर्जी के लिए, लेकिन वो छोटा थोड़ा सा मीठा जहर होता है जो मालूम नहीं होता है। मैं बात करूंगा, ये जो पपीता का खेत है, मैं वहां आया हूं और जो यहाँ त्रिपाठी जी ने बहुत कई एकड़ में पपीता बो रखा है, और उनसे मैं जानकारी लेता हूं कि आप पपीता कैसे उगाते हैं, इससे क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। त्रिपाठी जी ये बताइए, जो आपका ये पपीता मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लगा हुआ है, आप कौन सी खाद उगाते हैं? ये मैं गौ आधारित जैविक प्राकृतिक कृषि करता हूँ। तो इसमें जो है गौ माता की गोबर पे विभिन्न प्रकार की जो है जीवाणु कल्चर का प्रयोग करके और एक दल द्विदल पे काम करता हूँ। जैसे हमारा ये पपीता एक दल है और ये हमारी सरसों द्विदल है। तो जब ये द्विदल है तो ये हमारी नाइट्रोजन जो होती है ज़मीन को दे देती है, और ज़मीन को जब नाइट्रोजन बैक्टीरिया दे देते हैं तो इस जो इसमें काष्ठ पदार्थ पड़े हुए हैं, तो उन काष्ठ पदार्थों को विघटन करके इस पपीते को जो है नाइट्रोजन उपलब्ध करवा देता है। तो ये पूर्णतः प्राकृतिक तरीका है। ये प्राकृतिक तरीके से इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और माइक्रोन्यूट्रिएंट हम इसको उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें हम एक बनाते हैं गौ आधारित संजीवनी अमृत, जिसमें इसमें ये देखा जाए कि आप एक पंथ दो काज, आम भी आप खा रहे हैं, गुठलिया के भी दाम गिन रहे हैं, मतलब एक चीज में 2 फसल आपने कर रखी है। एक तो ये आपने देखा सरसों बो रखी इसमें, और दूसरा पपीता बो रखा। जो सरसों की पोटेशियम है ये पपीता में जाएगी क्या, ऐसा कुछ है? जी जी जी। अच्छा। ये सरसों का है। सरसों के नीचे हमने गन्ना भी बो रखा है। अच्छा, अच्छा। गन्ने लगे, गन्ने भी लग रखे हैं। गन्ने भी लगे हैं। 3 प्रकार की खेती कर रहे हैं। तो सरसों का होता है, सरसों तो हमको मिलेगी। और सरसों का जो काष्ठ पदार्थ होगा वो गन्ने पे आच्छादन कर देंगे, और उसकी जो जड़ें बचेंगी तो वो हवा में, जैसे कहा कि जो है 100% हवा है, उसमें 65% जो है नाइट्रोजन है या 78% नाइट्रोजन है। तो वो 78% नाइट्रोजन वो जीवाणु ही जमीन को देंगे। जब जीवाणु जमीन को देंगे तो वो उस पपीते और गन्ने को हमारा मिल जाएगा। तो हमारा बहुत फायदा होता है। आप बाजारों में जो पपीता बिक रहा है और आपके पपीते में अंतर क्या है? हमारे पपीते में अंतर ये है कि जो ये पपीता खाएंगे तो जो मानव के लिए और बहुत सुरक्षित है और नुकसानदेह नहीं है, और इसको खाने से
कोई बीमारियां नहीं होंगी। ये औषधि है, समझ लीजिए। ये पपीता खाने से कोई बीमारियां नहीं होंगी और ये औषधि है, माना जाए तो ये बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही कामगार है। मैं चलता हूं अब दूसरी तरफ जहां पर इन्होंने सब्जियां बो रखी हैं वो दिखाऊंगा आपको। यहां पर मैं दिखाऊंगा जो बांस होते हैं जिससे कागज बनता है वो दिखाऊंगा। मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा केले दिखाऊंगा, केले की खेती कैसे करते वो दिखाऊंगा। आप बने रहिए टीवी इंडिया न्यूज़ के साथ। अब मैं यहाँ पर जो देख रहे पीछे देख रहे गन्ना जो है, मैं गन्ने खेत में आया हूँ जिससे गुड़ बनता है और चीनी बनती है। हम लोग बड़े चाव से गजक खाते हैं, गजक पट्टी, और चाय बना के पीते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। क्या उस गन्नों में कौन सी खाद पड़ती है और ये सामने जो देख रहे गन्ना उसमें क्या डाला इन्होंने? क्योंकि इनका कहना है कि जब ज़्यादा खाद डालेंगे तो ज़्यादा उपज होगी, जब ज़्यादा उपज होगी तो उसमें जो कीटाणु हैं, वो जो बैक्टीरिया हैं उसमें आएंगी, वो हमको नुकसान करेंगी। हम पीते तो चाय बड़ी शौक से हैं, हम खाते तो मीठा बहुत शौक से हैं, लेकिन क्या हम मीठा जहर खाते हैं? मैं बात करता हूं यहाँ पर किसान सुधांशु त्रिपाठी से। अरे सुधांशु, ये बताइए कि स्वतंत्र त्रिपाठी जी, ये बताइए ये जो गन्ना आपने जो बो रखा है, ये जो आम गन्ना होता है जो जिससे हम चीनी लोग खाते हैं, गुड़ खाते हैं, इसमें क्या है? ये सबसे पहले कृपया चाहिए, शून्य लागत प्राकृतिक रस गन्ना है। इसमें केवल गौ माता जो उत्पाद देती है उनसे ही केवल खेती की जाती है और इसमें बीज की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसमें 50 किलो गन्ना बीज के लिए 1 एकड़ में हम प्रयोग करते हैं और उसका जो है उसी से हम एक बीजामृत बनाते हैं, उससे उसका शोधन करते हैं तो उसका जमाव बढ़िया हो जाता है। फिर उसमें जो है हम जीवामृत का प्रयोग करते हैं और फिर उसमें हम आच्छादन का प्रयोग करते हैं और ये और इसमें 1 दल 2 दल का प्रयोग करते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से जो हम उसको पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास उपलब्ध करवा देते हैं। तो ये गन्ना जो हमारा उत्पादित होता है उसमें 20% चीनी की रिकवरी ज़्यादा होती है। ऐसा जो है चीनी मिलों का मत है, इसमें टेस्टिंग करवाई गई और ये गन्ना हमारा जो चीनी उत्पादित होगी, इससे गुड़ बनेगी, वो जहर नहीं है। जबकि चीनी के बारे में कई विद्वानों का मत है, मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, बुद्धिजीवियों से सुना भी है कि ये अगर जो 0.5% अगर जो चीनी के घोल दे दिया जाए मनुष्य को या कुत्ते को दिए गए हैं तो कुत्ते या मनुष्य मर गए हैं। तो मुझे समझा कि ये बहुत बड़ा विषय है। नमक, जब IAS के एग्ज़ाम होते हैं तो 3 विषयों की चर्चा होती है, ऐसे पूछा जाता है। उसमें ये चीनी को भी जहर कहा गया है और नमक को भी जहर कहा गया है और केमिकल फर्टिलाइजर को जहर कहा गया है। फिर भी हमारा जो है हमारे समाज में ये चलन चल रहा है कि जो है आम उपभोक्ता हमारे इस जहर को खा रहे हैं और उससे जो है अन्य बीमारियां हो रही हैं और इसका इलाज के लिए सारा अपनी जो कमाई का करीब 40% तक जो है 25 से 40% तक जो बीमारियों में जो कमाई का चला जाता है और उन किसानों, उपभोक्ताओं, उन महिलाओं के पास कुछ नहीं बचता कि जो है अपने बच्चों को, भावी पीढ़ियों को भविष्य में कुछ दे सकें। तो इसलिए हम किसानों से और अपने जो है सामान्य जनता से यही दरख्वास्त करेंगे कि इससे जो उत्पादित जो किसान कर रहे हैं उनका जो है अपना खरीदें और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाएं। जैविक खाद से जो ये चीजें उगाई जा रही हैं, इनका कहना किसान का वो खाएं और जो यूरिया, कपास, दुनिया का ये जो जहर घुल रहा है उसको न खाएं। उससे खाएंगे तो बीमार ही होंगे, अपने बीमारी में अपने कमाए गए पैसे को व्यर्थ घुमा देंगे। ये हल्का सा छोटा जहर है। आप देखते रहिए, बने रहिए टीवी के साथ। अभी मैं आपको ले चलता हूं सब्जियों के खेत में। अब मैं किसान के साथ जो हम लोग सब्जियां खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, खासकर अगर टमाटर न पड़े तो सब्जी ही नहीं बनेगी। टमाटर दाल फ्राई हो या सब्जियां हो, गोभी हो, कोई भी सब्जी हो, उसमें अगर टमाटर नहीं है तो जायका नहीं आएगा। लेकिन जो हम टमाटर खाते हैं आम ले करके, क्या उस टमाटर में और ये किसान की खेती के जो टमाटर, ये टमाटर में फ़र्क क्या है? मैं बात करता हूँ उस किसान से कि जो हम टमाटर खाते हैं आम बाजार से लेकर के, उसमें क्या खूबी है और आपके टमाटरों में क्या खूबी है। जो लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो बेचने वाले लोग हैं, खुद यहाँ स्वयं खेत में आते हैं और मजदूरी करते, तोड़ते हैं और उसके बाद तुला कर वो बेचने जाते हैं। बड़े शौक से बेचते हैं। हमने कई दुकानदारों से भी बात किया, उनका कहना था
कि जो टमाटर है ये जैविक खाद से है, लोगों के बड़े चाव से खाते हैं। हम मंडी से यहाँ से ले जाते हैं और मंडी में बेचते हैं, हवा जैसा फुर हो जाता है और लोग टमाटर रखे रहते हैं। मैं बात करता हूँ उस किसान से। तो ये त्रिपाठी जी बताइए कि ये टमाटर है, ये कैसा टमाटर है, किस तरह के बोते हैं आप, ये इसके बारे में बताएं कि जो टमाटर आम बिकता है और ये टमाटर फर्क क्या है? इस टमाटर को बोने में ही बहुत बड़ा फर्क है। इसको जो हम नर्सरी की तैयारी करते हैं तो उसमें करीब 8 जगह की हम मिट्टी उसमें प्रयोग करते हैं, नदी की, गांव की, बाग की इत्यादि। और इसमें हम इस तकनीक का ध्यान रखते हैं कि इसमें एरोमा एग्रीकल्चर यानी सुगंध चिकित्सा एग्रीकल्चर का प्रयोग करते हैं। विभिन्न सुगंधों का इसमें हम छिड़काव करते हैं मेडिसिन के तौर पे। तो इसमें हमको होता है कि जो पेस्टिसाइड हैं और हमको जो फंगिसाइड्स को कवकनाशी कहा जाता है उनको नहीं डालना पड़ता है। और जब उनको नहीं डालते हैं तो उत्पादन जो होता है तो होता है जहर मुक्त होता है। उस जहर मुक्त उत्पादन जब उपभोक्ता खाता है तो उसको वही पुराना स्वाद मिलता है। लोग कहते हैं वही एहसास सब्जियों में वो एहसास नहीं रह गया है कि कैसा हम जो है पुराने समय में, आज के 30-40 साल पहले हम कैसा आलू खाते थे, कैसा वो टमाटर खाते थे, कैसे हम बैंगन खाते थे। तो उस टेक्निक पे मैंने काम करना शुरू किया। तो मैं इस टेक्निक पर पहुंच गया हूं कि हमने करीब 25 कवकनाशी और पेस्टिसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेवलप कर रहे हैं। मैं वर्ल्ड के वैज्ञानिकों को चैलेंज देता हूं कि हमारे अगर जो फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं, हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग करते हैं और हमारे पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं तो कीट बीमारियां बिल्कुल नहीं लगेंगी। 110% मेरी गारंटी है। 110% गारंटी है और चैलेंज है यहाँ के वैज्ञानिकों को कि किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगी और 1 नंबर का टमाटर होगा। जो खाएगा वो पहलवान बनेगा, जो नहीं खाएगा वो बेकार हो जाएगा। ये देखिए टमाटर जो है, ये देखिए किस तरीके से मोटे मोटे टमाटर यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये कितने बीघा खेती आपने यहाँ पे टमाटर की कर रखी है? ये हमने कर रखी है 2 एकड़ टमाटर की खेती कर रखी है। कितने, 1 बीघा में कितना हो जाता है टमाटर? 1 बीघा में 80 से लगा करके 110 कुंटल तक हो जाता है। 1 बीघा में लागत कितनी आती है? 1 बीघे में जब हम जैविक गो आधारित जैविक कृषि करते हैं तो इसमें लागत काफी कुछ हद तक कम आ जाती है। कितनी आ जाती है? लगभग 50 से 60 हजार रुपए एकड़, 50 से 60 हजार एकड़ आ जाती है। और आप दूसरी जगह खाद डालते हैं उसमें कितनी आती है? उसमें आती है 1.25 लाख रुपए एकड़। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। एक जैविक खेती करने से 50,000 रुपए प्रति एकड़ खर्चा आता है और अगर हम खाद डालते हैं उसमें 1.25 लाख रुपए आता है। तो क्या उसमें टमाटर ज्यादा होता है? उसमें टमाटर ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो चलन होता है कि लोग हमारा मतलब विश्वास ही फलीभूत होता है। जैसे 30-40 साल से जो है हमारे पास उत्पादन की कमी थी, तो हमको ये कहा गया कि हमारी जनता भूखों मर रही है। तो जो हमारी सलाहकार समितियाँ थी, सरकार को सलाह दिया कि केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह का प्रयोग शुरू हुआ। हम उत्पादन के मामले में तो आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन क्वालिटी के मामले में हम नीचे गिरते चले गए कि हम विश्व में हमारे जो निर्यात हुए एग्रीकल्चर के वो नकार दिए गए। ये किस्मत, ये देखिए, ये कहानी ये है कि अगर हम थोड़ा सा ज्यादा करते हैं तो इनका सोच है अगर ज्यादा हमारे पास अगर ये टमाटर उग गया, थोड़ा सा ज्यादा उग गया, अगर 10% भी ज्यादा उग गया, उससे हमारी जनता के अंदर कितना घिनौना रूप और कितनी प्रकार की बीमारियां आती हैं। हमने उसको छोड़ दिया और जैविक खाद से खेती करना शुरू कर दिया। मैं दिखाऊंगा इनके गांव की एक परंपरा है। हर गांव में आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं भी आपको नहीं नजर आएगा, लेकिन इस गांव के अंदर हर एक घर के सामने एक नीम का पेड़ लगा हुआ। ये हमने गौर करके बात की, जो कि बीमारी इनके गांव में बहुत ही कम आती है और वो नीम के पेड़ की छाया में बैठते हैं, अपना जीवन बसर करते हैं। चलते हैं हम आगे, अभी आपको दिखाएंगे और भी खेत। अब मैं बात करूंगा जो सब्जियां होती हैं, कैसे इन्होंने बीज बनाते, कैसा इन्होंने बीज बनाया। अब मैं सब्जियों के बारे में बात करूंगा कि कैमरामैन से कहूंगा नीचे दिखाएंगे ये सब्जियों का बीज जो बना रहे हैं। सब्जियां वो रखा है, ये सौंफ है, ये बाकला है, धनिया है, बथुआ भी है, लहसुन है, कई प्रकार की सब्जियां हैं, मिर्च भी है। और इसको क्या कहते हैं, ये इसको, अरे अच्छा ये बताइए, ये जो सब्जियां हैं ये थोड़ी थोड़ी वो रखी, क्या ये बीज है? हाँ, ये बीज है। हाँ। ऐसे ही मॉडल जो है हमने हमारे गांव वालों ने एक जैविक गांव पे काम करना हमने शुरू किया और उस पे करीब किसानों ने 40 प्रकार के मॉडल बना रखे हैं। उसमें जैविक कृषि विधि में जो बहुत सारी 20 से 25 टेक्निक हैं
गो आधारित है, जीरो बजट है, कॉस्मिक एनर्जी है, ऋषि कृषि है, अमृत पानी है, बायोडायनामिक है। इस तरह के बहुत सारे एग्रीकल्चर के हमने यहाँ पे मॉडल बना रखे हैं और उनका पूरा हमने प्रयोग कर रखा है। और अभी इस सिद्धांत पे पहुँचा हूँ, इस समन्वय सिद्धांत, जिस जैविक कृषि में हमको कुछ अच्छा लगता है उसको ले लेता हूँ, तो और इसी आधार पे हमने ये मॉडल तैयार कर रखे हैं। ये मॉडल तैयार कर रखे हैं। इसके बाद इसको आप बीज निकाल के खेतों में बोएंगे और बोने के बाद लोगों की सप्लाई करेंगे, लोगों को खाने के लिए देंगे। क्या आप ये जो आप कार्य कर रहे हैं, क्या इसमें सरकार आपको कुछ नहीं देती है क्या? इसमें सरकार हमारी कोई नहीं मदद करती है। और हमारे जो है ये आम किसान जो है 80% जो किसान हैं, तो ये गाजर बचाओ कृषक समूह है, वो हमारी मदद करता है। और हमारे सरकार तो चाहती है हमारी है, लेकिन सरकार की जो ये सलाहकार समितियां हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार की हो, चाहे भारत सरकार की हो, चाहे जिले का प्रशासन की है, हमारा अधिकारी चाहता है भला कि हमारे किसान का भला हो जाए। सरकार इनको कुछ नहीं देती है, न सरकार चाहती है। सरकार चाहती है वह तो उनके सलाहकार नहीं चाहने देते। मैं बैठकर अभी चर्चा करूंगा त्रिपाठी से कि सरकार को क्या करना चाहिए, सलाहकार को क्या करना चाहिए। आप बने रहिए टीवी इंडिया न्यूज के साथ। मैं इस तरीके से गाय का गोबर को पानी डालकर घोल रहे हैं और जो देख रहे टमाटर सड़ा हुआ, यहाँ की जो और भी चीज़ें सड़ी होती हैं, घास फूस जो भी सड़ा होता है, वो इसी में ये देखिए गाय का गोबर जो है मिला रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से गाय को गोबर पलट दिया इसके अंदर, ये इस तरीके से टमाटर वगैरह पे सभी पे पलट दिया। एक कुंड बना हुआ है यहाँ पर, एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो इसमें रोज के रोज जो टमाटर इनकी खेती के लगे, जो सड़के टमाटर आते हैं और जो घास फूस होती जो सफाई करते हैं, उसको इसी तरीके से ये रोज की तरह रोज भली भांत जो है गोबर लेके गाय का उसमें पानी मिक्स करके और इसी के ऊपर डालना इनका नित्य क्रिया है। ये कितने दिनों से आप ये काम करते हैं? इस तरीके से कितनी बार दिन में कर लेते हैं? ये दिन में नहीं, हमको 15 दिन में एक बार करना पड़ता है। 15 दिन में एक बार करते हैं। तो इसमें क्या क्या डाला आपने? इसमें जो हमारे खेत के जो काष्ट पदार्थ हैं, हाँ, जैसे जो हमारी सब्जियों के, जैसे टमाटर खराब है वो, हाँ हाँ, और हमारा जो पुआल है, हमारा जो भूसा है, हमारे गन्ने के गोड़े हैं, या निराई करने पर जो घास उत्पन्न होती है उसको है, हाँ, डालते रहते हैं। गाय का गोबर और गाय का गोबर उस पर डालते रहते हैं। यही खाद है आपकी? यही खाद हमारी है। ये देखिए इसी खाद से ये यहाँ पे सब्जी उगाते हैं और खेती करते हैं। देखिए आप किस तरीके से खाद बनाते हैं। ये मधुमक्खियाँ खत्म हो गई थी। जैसा कि देखा, एक यहाँ पर धनिया का खेत लगा हुआ है। धनिया जो हम लोग बड़े शौक से मसाले खाते, सब्जियां जो खाते हैं उसमें धनिया पड़ी होती है। तो यहाँ पर एक और भी चीज देखा हमने कि जो मधुमक्खियां हैं यहाँ से लुप्त हो गई थी। यहाँ पर मधुमक्खी पालन वाले आए, इनके पास आए, यहाँ पे बक्से रखाए गए। उस दिन से आज तक यहाँ पर मधुमक्खी इन खेतों से नहीं जाती है, चाहे वो धनिया के फूल में हो, चाहे टमाटर के फूल में हो, चाहे सरसों के फूल में हो, चाहे कहीं भी बैठे, लेकिन इस खेत से बाहर नहीं जाएगी। मैं पूछता हूँ इस मधुमक्खी का राज। ये बताइए त्रिपाठी जी, ये जो मधुमक्खियां जो लहरा रही हैं, ये धनिया के खेत में है मधुमक्खियां, ये राज क्या इसका है? राज ये है कि हम 2007 से ही जैविक गांव पे काम कर रहे हैं। हाँ, जैविक गांव पे काम कर रहे हैं। तो इस बाबत में हमने कई सारे जो है युवाओं से और कई सारे जो गैर सरकारी संगठन हैं उनसे जो है विभिन्न तरीके के हम कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। 2016-17 में हमने एक लखनऊ की रॉयल बी हनी कंपनी है, उसके से यहाँ के करीब 500 किसानों का मोदी के हनी बी मिशन के तहत हमने यहाँ ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग यहाँ लगभग 3-4 महीने चली और करीब 1000 बक्से यहाँ रखे गए। तो उन बक्सों से फ़ायदा हुआ कि जो स्थानीय मधुमक्खियाँ यहाँ लुप्त हो गई थी, जैसे खैरा है, सरंग है और सूरमुखी है, ये मधुमक्खियाँ जो यहाँ लुप्त हो गई थी वो फिर से ही जागृत हो गई। इनसे ये परागण क्रिया में जो है हमारे धनिया में तेजी आई है। तो हमारा 20% हमारा उत्पादन बढ़ गया है और हमें कोई टॉनिक वगैरह इसमें नहीं डालना पड़ा है। मधुमक्खी से 20% खेती में इजाफा हुआ। पहली बात तो ये बड़ी खुशी की बात है, मधुमक्खी जो लुप्त हो गई थी वो इनके खेतों में आ गई और वो अपना भोजन इन्हीं के खेतों से लेती हैं। उसके बाद भी 20% खेती में इजाफा, क्या बात है। इसी तो कहते हैं एक पंथ दो काज।
ये खाद है। ठीक। ये जो खाद है, ये खाद आप ये इन खेतों में डालते हैं। हाँ, इनमें क्या होता है? इसमें जो ये खाद है, ये जैविक खाद है। तो इसमें कुछ हम थोड़ा भैया नजदीक आना मुझे, बहुत गन्ना के जो क्रेशर होती हैं, उसमें जो मई निकलती है उसको लाते हैं, और इसमें हम वही गोबर का घोल और गौमूत्र का घोल और हीरा और कुछ देसी जड़ी बूटियों का मिला करके इसमें जो है डाल देते हैं। डालने के बाद इस तरह की फफूंदी हो जाती है, जिनको मैं सूक्ष्म जीवाणु कहता हूँ। जब ये तैयार हो जाती है तो उसको मैं खेतों में 25 कुंटल एकड़ में इसका प्रयोग करता हूँ। कैसे कर लें? ये जो खाद है, इन खादों में क्या डालते हैं आप? ये जैविक खाद है। इसमें जो हमारे क्रेशर या गुड़ भट्टियों का जो मई होती है वो मैं इसको लाता हूँ, और जो हमारी देसी खाद या गोबर की खाद इस मिक्स करता हूँ, और कुछ स्थानीय देसी जड़ी बूटियों के जो है काष्ठ पदार्थ लेता हूँ, और गोबर गौमूत्र और कुछ चीज़ें और इसमें स्थानीय चीज़ें मिक्स करके इसको तैयार करता हूँ। गोबर और गौमूत्र, गोबर गाय का और गौमूत्र, और उसके बाद जड़ी बूटियां, कई चीजों को मिलाकर बनाते हैं खाद। उस खाद को डालते हैं इन गेहूं के अंदर। उससे हमारे जो गेहूं का आटा जो चक्की से पिसाकर रोटी खाते हैं, स्वादिष्ट भी लगती है, निरोग भी होती है। क्यों ना हम जैविक खेती का उगा हुआ खाएं और जैविक खेती करें। तो मतलब भोजन में पानी नहीं देते। प्याज है, ये लहसुन है, ये क्या है? केचुआ का ये देखो, सूक्ष्म जीवाणु और केचुआ ये कैसे धरती का खाद ऊपर लगते हैं। ये खाद जो है भाई, केले के पेड़ के पत्ते हैं, उनके नीचे ये देखिए इस तरीके से केचुआ पैदा होते हैं जो पहले खत्म हो गए थे। ये देखिए, दिखाएंगे त्रिपाठी जी, जरा ऊपर आप खड़े होकर दिखाइए। आप ये दिखाइए, ये केचुआ। अच्छा, इस केचुए से क्या होता है? ये हमारा केचुआ हम 2003 में यहाँ लाए थे। हाँ। केचुए जमीन से सारे खत्म हो गए थे। जी। तो इसको मैंने पालन किया। हाँ। पालन में एक्चुअली इसमें आई बाढ़ में सारे केचुए हमारे भाग गए सब खेतों में। तो हमको बहुत मायूसी हुई, लेकिन उसके बाद देखा 2-3 महीने बाद कि सारे गांव के हमारे जो जमीन है उसमें केचुए डेवलप हो गए। तो इन केचुओं से लाभ होता है, जब इनको जो हम काष्ठ पदार्थ देते हैं, यानी फसलों के अवशेष, और उसमें गोबर खाद डालते हैं, तो ये अपने भोजन के खाने के लिए आ जाते हैं। ये जमीन के 10 फुट नीचे बढ़े, यानी पर खाते के लिए आते हैं। जब खाने के आते हैं तो नीचे का जो खनिज तत्वों का महासागर है, यानी डीएपी, यूरिया और पोटेशियम जो भंडार है, वो पौधों को ऊपर की जड़ को उपलब्ध करवा देते हैं। इससे होता है जब हमारी बरसात अधिक हो जाती है तो हमारा पानी सारा नीचे चला जाता है, तो हमारी फसलों को बाढ़ से नुकसान नहीं होती है। इस केचुए से क्या खाद का भी फायदा है कुछ? हाँ, केचुए की खाद का फायदा है। इसमें 16 तत्व पाए जाते हैं। इसमें मुख्य पोषक तत्व के अलावा 13 माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारी जमीन से खत्म हो गए हैं, वो ये केचुआ व्यवस्था करता है। ये जो केले की खेती है, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे कि देखिए केला की खेती जो लगी है, ये यहाँ से दिखाएंगे। ये केला, ये जो गैर लगी हुई है, ये इस तरीके से, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में केला होते हैं। दूर दूर तक केला ही नज़र आएगा। मैं बात करता हूँ केले की खेती के लिए। जो बच्चे लोग और लोग कहते हैं कि सुबह ही, डॉक्टर का कहना कि सुबह केला खाना चाहिए, जिससे हमारा पेट सही रहेगा, हमारी जो स्वास्थ्य है हमारा सही रहेगा। मैं बात करता हूँ कि केले में ये क्या उनसे खाद डालते हैं, कैसे उगाते हैं? ये केला जो है आप कैसे उगाते हैं? ये केला मैं जो है गो आधारित जैविक कृषि से उगाता हूँ, और इसमें जो है केचुआ खाद का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट जो हम बनाते हैं ऊपर, वो नहीं है। ये हमारे जमीन में केचुए हमने पैदा कर दिए हैं। ये प्राकृतिक रूप से अपना काम करते रहते हैं, और उनसे जो खाद की निर्मित होती है, उससे जो पौधों को उपलब्ध होता है, वही उसी से केले की पैदावार होती है। ये देखिए, ये जैविक जो केचुआ आज के जमाने में चला गया था, पिछले जमाने में चला गया था, आज उस केचुओं की खेती कर दी। आज वो केचुए इनके खेतों में यहाँ पर जाने को राजी है, जाने को राजी ही नहीं है। उन केचुओं की जो खाद होती है, जो मूत्र वगैरह करते हैं, उस खादों से इनके अंदर एक नाइट्रोजन पैदा होता है, खाद पैदा होती है, उससे केला बनता है। ना कि यूरिया डालते हैं, ना कि डाया डालते हैं, ना पोटाश डालते हैं। बिना खाद की एक केला का यहाँ पर फार्म लगाया गया, और उस केले को खाएंगे तो सदा ही तंदुरुस्त रहेंगे। आप देखते रहिए टीवी इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज।
का देसी पेड़ है जिसमें ये जो है ये फूल आने वाले हैं, ये फूल लगे। समझा दूं आपको। जी बताइए आप, ये क्या है? ये मैंने 1 एकड़ खेत है, इसमें मैंने जो यहाँ का 20 साल पहले जो है फिलॉसफी थी गांजर की, उसको दर्शाने की कोशिश की। तो वो फिलॉसफी ये है कि खेत के आसपास जो है हमारे जो कांटेदार पेड़ लगे हैं, कांटेदार पेड़ लगाने से होता है हमारे छुट्टा पशुओं से सुरक्षा होगी, और 1 एकड़ में 200 पेड़ आ जाएंगे, और उनसे जो है हर चौथे साल जो है 400 कुंटल नींबू होगा, तो 1000 में बिका 4 लाख का हो जाएगा। और उसी में हमने 12 फुट पर गन्ना लगा रखा है, यानी 1 एकड़ में हमारी 10 पर्चियाँ हो जाएंगी, 70,000 रुपये का उसमें होगा। और बीच में हमने चारा भी लगा रखा है, और हमने जो है इसमें देसी बीज का भी काम कर रखा है। यानी ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें हमको जो है खाने के लिए हमारा अनाज भी हो जाए, हमारा चारा हो जाए, यानी जो है 30% चारा होना हो जाए, और हमारे जो है हमारी सुरक्षा भी हो जाए। ऐसा मॉडल पे मैंने काम करने की कोशिश की है। पुआल की मल्चिंग के बारे में। ये मल्चिंग है? हाँ, ये मल्चिंग, पुआल की मल्चिंग है। ये मल्चिंग जो है ये सारे इसी का कमाल है कि हमको जो खाद वगैरह ऑटोमेटिक बिना खाद के ये नींबू का पेड़ लगा है? बिना खाद के, बिना खाद का, बिना मानव की सहायता के। है? मानव की कोई सहायता नहीं इसमें। मानव की भी सहायता नहीं? मानव की भी सहायता नहीं, अपने आप खाली एक बीज डाल दिया? अपने आप, केवल इसमें हमने मल्चिंग कर दी। अच्छा, मल्चिंग किया। चाहूंगा जिससे ये जो नोट होते हैं, रुपया बनता है, कागज बनता है, वो किस से बनता है? वो यहाँ पर एक बांस है, बांस जो लगाते हैं उससे पेपर मिल में जाता है, गलता है, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, फिर गलाया जाता है, उसके बाद पेपर बनता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक बांस की भी खेती की है। मैं जानना चाहूंगा ये कौन सा बांस है और कैसे इसके लाभ कैसे लेंगे। जो आम देख रहा हूँ कि देसी बांस होता है वो काफी दिनों में होता है, ये कितने दिनों में होगा, इसमें लागत क्या आएगी, इसमें फायदा क्या होगा? ये त्रिपाठी बताइए, कौन सा बांस है? ये बांस यहीं का देसी है, लेकिन हम यहाँ स्थानीय किसानों के साथ मिल करके जो यहाँ गांजर बचाओ कृषक समूह है उससे मिल करके हमने यहीं स्थानीय प्रजाति एक डेवलप की है। और ये बांस केवल 2 वर्ष का हो चुका है। और ये शिफ्टिंग कल्चर, यानी जो हमारे आज के 10,000 साल पूर्व था, उस को करने के लिए जो इसमें मॉडल बनाया है कि हम बांस लगाएंगे, बांस हम 5 साल तक काटेंगे, उसके बाद फिर उसमें खेती करेंगे, तो हमको खाद नहीं डालनी पड़ेगी, और इस बांस से हमको बहुत बड़ी आमदनी होगी। और इसमें एक फ़ायदा और होगा, हम छुट्टा पशुओं से भी बच सकते हैं, और छुट्टा पशुओं से भी बच सकते हैं। और ये नगद जो पैसा किसानों के पास नहीं है वो लाने का बहुत बड़ा जरिया है। और जो हमारा प्राचीन पुराना यानी 15 से 20 साल पहले का कॉन्सेप्ट था छप्पर, जो गांजर का कॉन्सेप्ट था छप्पर कल्चर, यानी यहाँ सब छप्पर के घर होते थे और इन्हीं बांसों पे उनकी पूरी जीविका निर्भर रहती थी, पूरा जीवन बांसों पे, चाहे वो जानवर उनके रखें, चाहे वो अपने लिए घर बनाएं। तो ये यहाँ गांजर की फिलॉसफी है। तो ये यहाँ से लुप्त हो रही थी, तो मैंने इसको जो है प्रयास किया कि ये यहाँ का जो जीवन दर्शन है वो बना रहे, और जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे जो गांजर बचाओ जो हमारा गांजर है उसका जो है जो संस्कृति है उसकी नष्ट न हो, गांजर की संस्कृति नष्ट न हो और पैसा भी पैदा हो जाए। क्या सोच है इस किसान की, क्या सोच है किसान की कि गांजर के लिए, अपने भाइयों के लिए जो खेती में है वो फल पौधों की जगह पर बांस की भी खेती कर दी। आप बने रहिए मेरे साथ। कैसे ये अपनी खेती करते हैं, और खेती में जो लेबर होता है, ये देखिए पानी जो है, पानी के लिए पाइप डाल रखे, पूरे खेतों में पाइप लगे। अच्छा ये बताइए त्रिपाठी जी, ये जो पाइप छोटे छोटे से जो है पानी चल रहा है, ये देखिए ये पानी खेत में सिंचाई के लिए चला, क्यारियों में, ये पूरे में देख रहा हूँ हर जगह पानी चल रहा है, इसमें ये क्या लेबर वेबर नहीं लगते आपके? इसमें लेबर बिल्कुल नहीं लगता है भाई, एक लेबर लगता है केवल? एक भी नहीं लेबर लगता है। अच्छा, इसमें केवल बटन दबाना पड़ता है। हाँ। इसका काम मैं स्वयं करता हूँ। हाँ। और इसका कारण होता है केले में 1 एकड़ में 40 पानी लगते हैं साल भर में। जी जी। 40 का मतलब जो है 300 रुपए लेबर लेता है। हाँ। तो 12,000 रुपए का खर्चा आता है। हाँ। तो इसको मैं केवल बटन दबा देता है रात में, यानी दिन में काम नहीं करना है। हाँ। रात में बटन दबा दिया और ऑटोमेटिक जो है एक समान जितना जो लेबर से भी गलती हो जाती है, इससे गलती नहीं होती। मैंने इस टेक्निक पे काम किया है कि जो ऑटोमेटिक सिंचाई कैसे हो,
ऑटोमेटिक सिंचाई कैसे हो। देखिए ऑटोमेटिक सिंचाई के लिए ये पाइप लगा हुआ है, ये यहाँ पे इसका वाल लगा हुआ है कि किस दिशा में हमको पानी ले जाना है इस तरीके से। और ये देखिए किस तरीके से पानी पाइपों के द्वारा यहाँ पर इसकी सिंचाई होती है, जिसमें इनकी लेबरों की बचत होती है। ये हर जगह पर इन्होंने थोड़ी थोड़ी दूर पर 50-50 मीटर पर इन्होंने वाल लगा रखी है। और पूरे केला की खेती जो आप देख रहे हैं, इस केले की खेती को बड़े आराम से बड़े चाव से करते नजर आते हैं। ये हर साल की तरह हर बार यहाँ पे कई एकड़ों में केला लगाते हैं और निरोग केला। इनका कहना है कि ये किसी प्रकार का कोई इसमें खाद नहीं है, किसी प्रकार का कोई इसमें दूषित नहीं मिलेगा कुछ। ये जो पानी है फिल्टर होके आता है और ये पानी देखे किस तरीके से पानी का एक सिंचाव जो है सिंचाई जो करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। ये पाइपों के द्वारा यहाँ पे बिगाड़ लेबर के ये काम करते हैं, इस तरीके से खेती में अपना योगदान देते चले आ रहे हैं। आप देखते रहिए टीवी इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। ये क्या चीज आपने, ये क्या वो रखा है? ये वानिकी है। हाँ। और ये पॉपुलर की लकड़ी है। इससे क्या होता है कि हम शिफ्टिंग कल्चर यानी बाग भी लगा सकते हैं और उसके अंदर जो है हम अनाज की खेती करेंगे और खेत के आसपास मेड़ों पे इसको रोपाई कर देते हैं। इससे क्या होगा, जानवरों से सुरक्षा होती है और 5 साल बाद जो है एकड़ में लगभग 250 से 300 पेड़ आ जाते हैं। एक पेड़ 1000 का होता है। तो उससे क्या होता है, बीच में हमको फसल मिलती रहती है। ये बोनस के रूप में हमको मिल जाता है। जब नकदी मिल जाती है तो किसान जैविक खेती की तरफ उन्मुख होता है, क्योंकि जब हमको पैसा हमारे पास होगा अदर से, तो हम जो किसान से कहेंगे अपने गांव के कि भैया इसमें जो है डीएपी यूरिया नहीं खेत में डालनी है, आपको जैविक खाद प्रयोग करनी है, तो हमारी बात मानेगा। ये भी खेत ये मॉडल बनाया है? हाँ, ये हमारे गाँव वालों ने बनाया। अच्छा, गांव वालों ने बनाया। हाँ। पूरे गांव में इसी तरीके से हमको लगता है इसी ज्यादातर है। तरीके से सारे गांव में हमारे इससे बनाने से क्या फायदा होता है? इसको बनाने से क्या होता है कि जो इनको सब्जियां नहीं खरीदनी पड़ती हैं और ये होता है कि इनको इनका मन इतना ऊंचा हो गया है, विश्वास हो गया कि हमारा जो है गोबर की खाद डाल के उत्पादन हो सकता है। इसी में कंडे पाते हैं, इसी में गोबर बचता है, उसी में फैला देते हैं ये। हाँ हाँ। अब मैं दिखाऊंगा कि एक गांव जो है, ये देखिए नीम के पेड़ हर एक दरवाजे पे मिलेगा। मैं चल रहा हूं इस गांव के अंदर, ये हर जगह एक गोबर का खाद और हर जगह ये नीम का पेड़। सबसे बड़ी बात, हर दरवाजे पर एक नीम का पेड़ जरूर हुआ है। और ये तुलसी, नीम का पेड़ और तुलसी, ये दोनों चीज यहाँ पौधे दिखते हैं। एक भैंसा है जो ये भैंसा का क्या खूबी है इसमें? ये मुर्रा नस्ल का भैंसा है। हाँ। और इसको जो हम डॉक्टर को जो इसमें सीमेंट डलवाते हैं भैंस में, हाँ। तो उसको हमको 200 रुपए देने पड़ते हैं। हाँ। ये हमारे महिला जो गांजा बचाओ महिला समूह का भैंसा है। 5 भैंसों को एक प्रेग्नेंट कर देता है, यानी 1000 रुपए का उसको फायदा हो जाता है। अच्छा। जो सरकार समूहों के लिए बात करती है। एक बार देवसा में भी कार्यक्रम हुआ था, तो एक लेडी समूह की महिला के साहब मैं गरीब हूँ, वहाँ पे हमारे जिले के अधिकारी भी थे और हमारे विधायक महोदय भी थे। तो अगर जो उस तरीके से समूहों में इनको एक भैंसा या अच्छी नस्ल का सांड जो है जो बैल दे दिया जाए, तो उनको जो है लगभग 5 को प्रेग्नेंट कर देगा, तो 1000 रुपए उनको जो मिल जाएंगे। तो अगर 100 रुपए उस पर खर्चा कर देगी तो 900 रुपए बचेंगे। 900 रुपए में अगर हमारी 4-5 महिलाओं को अच्छा खासा रोजगार मिल जाएगा। यानी सरकार को सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है, सरकार की सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है, हमें सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है अगर सिस्टम पे काम किया जाए। तो इसमें हमारे ये गांव के जो एक महिला है रामनेश यादव की उनकी पत्नी, ये करीब 20 साल नहीं 40 साल से इनके परिवार में होता चला आ रहा है। ये चीज़ लुप्त हो गई थी, लेकिन जब हमने जैविक गांव पे काम करना शुरू किया और इनको गांव जैविक समिति का अध्यक्ष बनाया गया रामनेश यादव जी को, तो ये उन्होंने ये काम करना शुरू किया। गांव में क्या क्या खेतियां देखिए, किस तरीके से मॉडल बना रखा है। जो अपने दरवाजे के बाहर थोड़ी सी जगह होती है जो गांव में, उसमें ही देखिए किस तरीके से खेती कर रखी। मॉडल बोलते हैं, पालक है, लहसुन है, प्याज है, बाकला है, बैंगन है, सूरजमुखी भी घर के अंदर लगा रखी है। क्या ये लोग किस तरीके से खेती करते, कितनी जागरूकता है इन लोगों में। और यहाँ पर खास बात तो ये है कि ये जो खेती है, ये किसमें किसी प्रकार की खाद नहीं डालते हैं। यहीं पे महिलाएं गोबर से कंडे पाती हैं, जो बचता है गोबर वो इन्हीं के इसी खेतों में डालती, मोटर में डालती हैं और इसी से अपने सब्जियां खाने में और खाती हैं, जिससे ये लोग सब निरोग रहते हैं। ये देखिए तेल, जो ये सूरजमुखी है इसका तेल निकलता है। घर में ही पौधे लगा दिए हैं, क्या बात है। यहाँ पर जो जैविक खेती का है चलन बहुत ही तेजी से दिखाई पड़ता है। अभी हमने आपको दिखाया कि गांव में लोग अपने अपने दरवाजों पर, यहाँ पर ऐसा कोई दरवाजा नहीं दिखा जहाँ पर नीम का पेड़ ना हो।
ये जो छुट्टा जानवर होते हैं तो मैं देख रहा हूँ एक दो हर दरवाजे पे बंधे हुए हैं, इसका राज क्या है यहाँ पे? इसका राज है ये हमारी महिषी माता जो है, हाँ, इस महिषी माता की कृपा से जो है ये इस तरीके से देखिए एक गांव की सेवा देखिए किस तरीके से होती है। जो हमारी भैंस जो है जो महिषी माता है वो हमारी 10 लीटर दूध देती है और हमने 2 कलेक्शन सेंटर गांव में दुग्ध कलेक्शन सेंटर लगा रखे हैं। तो हमारा दूध जब 35 रुपए में बिक जाता है तो 350 का होता है। तो यहाँ गांव में एक है मानवतावाद, तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं अति मानवतावादी हैं कि उन्होंने इस गौ माता की सुरक्षा के लिए उसको उनको बांध लिया है। चलो एक भैंसिया पाले ना तो गौ माता बांध। एक भैंस के चक्कर में एक जानवर यहाँ पे जो छुट्टा होता है इसको भी बांधा। तो यहाँ पर योगी जी मोदी जी की बातों को भी इन्होंने सराहा, जो उन्होंने जो गाय भैंस जो आज हमारी गाय माताएं लुप्त हो रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी, लोग कहते काट रहे हैं कुछ हो रहे हैं, उनको यहाँ पर घरों में बांधा गया। जो एक भैंस है उसके साथ में इस तरीके से, और ये देखिए एक एक जानवर यहाँ पर, ये सब जानवर जो है यहाँ पे लोगों ने बांध रखे, यहाँ पे जो है खाना पीना सब इनको देते हैं। ये बैल जो हैं कहते हैं कि छुट्टा जानवर में बैलों को छोड़ दिया गया, लेकिन इस गांव में देखिए बैल भी बांध रखे हैं, इनको चारा दिया जाता है, प्यार दिया जाता है, दुलार दिया जाता है, इनके साथ बच्चे खेलते हैं। घर के बाहर जो है नीम का पेड़ है, और एक परंपरा जो गांव में पहले चलती थी कि छप्पर पड़ा होता था तो छप्पर में रहते थे, लेकिन आज भी देखिए छप्पर पड़े हुए हैं, इनके नीचे बैठते हैं तो ऊपर की जो धूप होती है वो गर्माहट जो है, ये फूस जो इसको बोलते हैं, ये गर्माहट इसको छिप देती है और नीचे से ठंडी ठंडी हवा आती है। इसलिए इन्होंने छप्पर जो है यहाँ पे देखिए जो भैंस गाय जो बांधते हैं वहां के लिए बना रखा है, और इन्होंने घर के ही दरवाजे पे एक मॉडल बना रखा है। देखिए इस तरीके से गाँव में ये प्रथा चली हुई है कि यहाँ पे देखिए ये भी मॉडल देखिए, ये साग सब्जियां यहाँ पे बो रखी हैं। ये कितने सालों से आप ये बोते हैं? 20 सालों से। 20 सालों से। तो ये जो आपने देखा आपकी लहसुन लगा रखा है, प्याज लगा रखा है, टमाटर लगा रखा, बैंगन लगा रखे, धनिया बो रखी, मिर्च भी बो रखी, सोया भी बो रखा, मेथी भी बो रखी, कई वैरायटी आपने बो रखी है। तो क्या बाहर से सब्जी नहीं लाते आप? जी नहीं। तो यहाँ इसके कैसे बोते हैं, कैसे सुरक्षा करते हैं, खाद कौन सी डालते हैं? खाद ही गोबर डालते हैं। गोबर घर की जो भैंसें होती हैं उनका ही गोबर डाल देते हैं। किस तरीके से देखिए यहाँ पे रोजगार जो फैला हुआ है, ये देखिए ये जानवर, ये बकरियां हैं, बकरी बकरे। आपने कितनी बकरे पाल रखे हैं यहाँ पर? 14-15 हैं। तो इससे इसको कितने दिन में बेच देते होंगे आप? 2 वर्ष में 3 वर्ष में बेच देते हैं। तो क्या सरकार से भी अनुदान मिलता है आपको? कुछ नहीं भाई, मतलब डंडा लेकर छोड़ दे, आप जाओगे हार में चराओगे, इसी से जीविका चला रहे हैं। खेती वगैरह? खेती 5 5 बीघा खेती है। खेती कैसे करते हैं? यूरिया डालते हैं कि जैविक खाद, गोबर की खाद? ये देखिए ये खाद जो है ये अपने छोटे से बच्चे को लेकर के एक खाद इसमें लेकर के एक खाद खेतों में लेके जाएंगे। कितनी परंपरा यहाँ पे जो है खादों की, ये जो खेती की है ये जैविक खेती की है। ये माता जी हैं जो जैविक खाद से अपना खेत में डालती हैं और उससे सब्जियां उगाती हैं, अपने घर के बच्चों को खिलाती हैं। उसके बाद कुछ पैसे धन के लिए इन्होंने बकरी पाल रखी है। ये बकरियों के साथ जो है पूरा दिन अपना लगा देती हैं इसी में अपना। गौमूत्र कलेक्शन किट बताइए जी, क्या चीज है ये गौमूत्र कलेक्शन किट। अच्छा। इसको डेवलप किया है और इसी आधार पे जो हमारी सरकार गवर्नर हाउस यानी राज्यपाल जी की गवर्नर, इसी आधार पे वहाँ गवर्नर हाउस में बनी हुई है। तो ये यहाँ पे गाय बांधते हैं, यहाँ पे गौमूत्र इकट्ठा होता है। यहाँ पे गाय बांधते हैं और ये गौमूत्र हमारा है, इसको ऐसे भर लेते हैं। ये गौमूत्र है। ये अच्छा, इसको भर के फिर गौमूत्र को ला करके फिर ये गोबर डालते हैं। गोबर गाय का गोबर है ये। पानी डालोगे तो पानी के डब्बे में ऊपर नहीं, क्या पकड़ो किनारे से पकड़ो, हाथ डालो उनको, हाथ डालो। इसके बाद इसी में गौमूत्र है। ये क्या चीज है? चोकर। ये चूनी चोकर है, इसको दाल की। अच्छा दाल की। अच्छा, ये डालते हैं इसमें? इसमें डालते हैं ये चूनी चोकर। ये क्या चीज डाला आपने? सीरा। सीरा। ये किस चीज का होता है? गन्ने का।
गन्ने का रस, ये खाद तैयार होती है। ये खाद कौन सी तैयार हुई? ये खाद का नाम क्या बोलते हैं? इसको मैंने स्वयं तैयार किया है, मेरी स्वनिर्मित है, इसको खोज कह सकते हैं। खोज कैसे? इसको मैं संजीवनी में कहता हूँ, और इसको ऐसी टेक्निक पे काम किया कि हमारा जो श्रमिक हो और इसको काम करने या छिड़काव करने पे कोई परेशानी न महसूस करे। और हमारे जो ऑर्गेनिक विलेज का सपना है, जो ऑर्गेनिक विलेज मैं कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक विलेज पे काम कर रहा हूँ, जो ऑर्गेनिक विलेज पे, तो इसमें हमारा जो है हमारे गांव वालों का जो अपने जिले सीतापुर में पाया जाता है, ये आंध्रा की कवूर छकी गजेंद्र वैरायटी है। इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा नगण्य होती है थी। ये खाने में कलकना नहीं होता है। इसको बिना इमली के हम बना सकते हैं। और ये बवासीर में और जो है खुजली में और बहुत सारे इसके औषधि प्रयोग होते हैं। मौसी ऑर्गेनिक विलेज पे काम कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारी ये सब्जियां हैं, आलू है, जिमीकंद है, ये हमारे देसी बीज हैं। देसी बीजों में ज्वार है, उड़द है, मेवा है, और ये हमारा जो है सिरका है, और ये हमारे जिसकी मैं बात कर रहा था, फंगीसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट और इंसेक्टिसाइड, इनको मैंने डेवलप कर लिए हैं। ये जो है, तो इसको छिड़काव करने से हमारे जो लेट ब्लाइट है या अर्ली ब्लाइट है या कैंकर रोग है या डाई बैक है, इससे नहीं लगते हैं। ये हमारा जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट है कि पौधों को जब हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट जरूरत होती है इसका छिड़काव कर देते हैं। ये हमारा इंसेक्टिसाइड है, और यानी फसल में जब हमारे कीड़े लगते हैं तो इनका हम छिड़काव करते हैं। जिनका तरीका होता है, इनको एरोमा एग्रीकल्चर कहा जाता है, यानी सुगंध, विभिन्न सुगंधों का प्रयोग खेती में, ये हम कर रखे हैं। और मैं अपने जो हमारा यहाँ गाजर बचाओ कृषक समूह उत्तर प्रदेश है, मैं गाजर बचाओ समूह उत्तर प्रदेश, जिसके सीतापुर जनपद के जो 4 ब्लॉक हैं, रेवसा, रामपुर, मथुरा और बेहटा जो ब्लॉक हैं, उनकी तरफ से मैं TV1 इंडिया न्यूज के संपादक श्री देवशंकर जी को शून्य लागत प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण, एक मनोयोगी प्रयास जहर मुक्त खेती का प्रमाण पत्र स्थानीय ब्यूरो चीफ श्री विनोद। क्या नाम भैया आपका है? जी मेरा नाम लालता प्रसाद। लालता प्रसाद जी, ये बताइए कि आप लोग यहाँ खेत से टमाटर लेने आते हैं तो मंडी में क्यों नहीं जाते हैं लेने? सर यहाँ खेत का जो टमाटर है ताज़ा है। हाँ। ग्राहक इसको जल्दी खरीद लेते हैं और यहाँ सस्ता भी मिलता है मंडी से। अच्छा, ये जो टमाटर उगाते हैं, क्या कौन सी खाद डालते हैं लोग? सर इसमें जैविक खाद से टमाटर उगाया जाता है, इसलिए जैविक गोबर खाद, जी, गाय के गोबर की। तो इसको फिर लोग क्या चर्चा में जो आपके बाजार में बेचते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि आप बताते हो कि ये जैविक है, तो लोग कैसे पकड़, ज़्यादा बिकता है कि कम बिकता है? सर इसका स्वाद अच्छा है, खाने में टेस्ट ज़्यादा है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा हानिकारक नहीं है। हानिकारक नहीं। अच्छा। भैया क्या नाम आपका है? मोहब्बत अली। मोहब्बत अली, ये जो आप टमाटर लेके आए खेत से, आपने तोड़ा है, हाँ, क्या करेंगे इसको? बेचेंगे इसको। तो यहाँ पे क्यों लेने आते, मंडी क्यों नहीं आते, क्या राज क्या है? ये इसमें बढ़िया टमाटर है साहब, वो क्या कहते हैं, ये बढ़िया बिकता है। गोबर की खाद डाली जाती है इसमें। ये खाने में भी अच्छा है। अच्छा, खाने में भी अच्छा है। और ये जो रेट होता है, क्या मंडी से ज्यादा रेट होता है इनका क्या? नहीं, मंडी से कम रेट है इसकी। मंडी से कम रेट, बस फिर मेहनत इतनी आप करते हो, खुद स्वयं तोड़ने आते हो? बढ़िया बिकता है, इसी से तोड़ने आते हैं। वंदना हे शारदे माँ दे शारदे माँ, शांता से हमें तार दे माँ। ये जो सरस्वती वंदना है, ये किसने लिखी है? ये हमारी पत्नी जो लखनऊ की रहने वाली हैं, उन्होंने जो है उनका नाम गायत्री त्रिपाठी है, और उन्होंने लिखी है। अच्छा, ये आपने यहाँ पर ये आपकी पेपरों में भी काफी कटिंग है, ये प्रकृति वर्णन। ये जब मैं खेती करने लगा यहाँ पे, मैं हिंदी सभा जो प्रतीक त्रिवेदी जी, भैया जी कहन के पिता श्री अरुण त्रिवेदी हैं, उनके कहने पे हिंदी सभा का मैं सदस्य हुआ, और सारस्वत जी के जो सानिध्य में मैंने जो है इस तरह की कविताएं लिखी। जैसा कि आज मैं बैठा हूँ शैतान त्रिपाठी जी के वहाँ, ये ग्राम सिकौहा है और ब्लॉक रेवसा, जनपद सीतापुर है। यहाँ पर जो जैविक खेती होती है, मैं उसके बारे में आज जनता को बताना चाहूंगा, किसानों को बताना चाहूंगा
कि किस तरीके से खेती की जाती है, नुकसान होता है या फायदा होता है, शरीर के लिए क्या होता है, इसमें क्या प्रॉफिट है। मैं आज बैठा हूं यहाँ पर श्वेतांग त्रिपाठी जी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टीवी चैनल में जुड़ने में, टीवी इंडिया न्यूज। तो आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जो ये आप खेती करते हैं, पहला तो आप कितने सालों से करते हैं और कैसी खेती करते हैं बताइए। मैं 1999 से जी 1999 से बीए करने के बाद मैं अपने कार्य में लग गया। मेरी उम्र लगभग 36 साल है और 20 वर्षों से मैं गो आधारित जैविक प्राकृतिक कृषि कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जो आप औषधि से में डालते हैं, जो औषधि डालते हैं, कौन सी औषधि डालते हैं, किस तरीके से बनाते हैं? वो औषधियाँ होती हैं एरोमा यानी सुगंध। मैं जैविक खेती में गोमूत्र, गोबर, ट्राइकोडर्मा, नाइट्रोजन कंपोस्ट या जो घूरे की खाद होती है, इनसे इनका भी प्रयोग करता हूँ। और मैं ऐसी टेक्निक पे पहुँच चुका हूँ जैसे जिसे दही से जिसे घी निकाला जाता है, वो चीज़ हमने निकाल ली है। उन चीज़ों का मैं स्टोर कर लेता हूँ। 2 से 3 साल तक उनका स्टोर किया जा सकता है। इसमें जो है प्रयोग करने में कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, ये बताइए जो फलों की है या और चीजों की जो खेती करते हैं आप, ये कितने सालों से कर रहे हैं और इसमें कितना डेवलप किया आपने, इसके बारे में क्या कहेंगे? डेवलप के बारे में मैं 1999 से खेती में जुड़ा, तो मैंने 1999 से 2005 तक लगभग औषधि एवं सुगंधी पौधों की स्वयं अपने फार्म पे उगाया। उससे जिले के लगभग 10% किसान डेवलप हो गए, क्योंकि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में उसकी सब्सिडी सरकार को आ गई। और उसके बाद मैंने फूलों की खेती पे भी साथ में काम करना शुरू किया 2002 से 2005 तक। तो फूलों की भी सब्सिडी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आ गई। फिर उसके बाद मैंने कृषि विविधीकरण के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया। तो 2006 से 2010 तक लगभग सीतापुर के अपने फार्म पे हमने काम किया, केला, पपीता, टमाटर। तो सीतापुर को 25 करोड़ रुपए की जो पूरे जिले की विविधीकरण परियोजना थी, वो किसानों को लाभ होगा। तो 20% किसान आज केला, पपीता, टमाटर में गांव-गांव तक डेवलप हो चुके हैं। फिर मैंने अच्छा, फिर इसके बाद ये जो गौ आधारित जैविक खेती है, जी जैविक खेती है, प्रकृति खेती जो बढ़ावा दे रहे हैं आप हैं, वो कितने साल से कर रहे हैं और राज्य सरकार से क्या क्या आपको मिला या राज्य सरकार द्वारा क्या बताया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राज्य सरकार से हमें अभी तक कोई विशेष, मुझे व्यक्तिगत कोई विशेष लाभ नहीं मिला। मैं अपना कार्य कर ही रहा था, क्योंकि मैं खेती जैसा कि हमें पता लगा है कि आप राज्य सरकार को आप ये किसानों का जो बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों के बारे में काफी बात किया, कई लोगों से आपने, अधिकारियों से बात किया, क्या उसमें आपको सरकार से कोई सहायता मिली? मुझे व्यक्तिगत कोई सहायता नहीं मिली, लेकिन हमारे कुछ किसानों को जो हमने जो काम किया, उस आधार पे उनकी योजनाएं जिला प्रशासन की, जिले के कृषि विभाग की रुक गई। उससे किसानों को तो यहाँ लाभ हो गया और वो डेवलप हुई। अच्छा, ये बताइए कि कभी आपके खेती बाड़ी में कभी नुकसान हुआ हो, कुछ ऐसा ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ हो या कोई घाटा हुआ हो, आपने किसी को आपने बोला होगा कि मैं आप ऐसे इस तरीके से खेती करिए, उसका नुकसान हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कृषि में तो हमारा आज तक कोई नुकसान नहीं, क्योंकि मैं ऐसी टेक्निक पे पहुंच चुका हूं। ऐसा मेरा प्रबंधन था कि जैसे बाढ़, सूखे से जो नुकसान होता है या बाजार व्यवस्था न होने से नुकसान होता है, तो मैंने ये देखा कि न सरकार की व्यवस्था है, न कोई जिले के प्रशासन की कोई व्यवस्था है। तो सबसे पहले मैंने एग्रीकल्चर टेक्निक पे काम किया, तो एक फावड़ा कृषि पद्धति डेवलप की। तो फावड़ा कृषि पद्धति में होता है कि काष्ठ पदार्थ जो है खेत को जो मैं दे देता हूँ, उसी पे गौमूत्र, गोबर अपना डाल दिया, जो देसी केंचुए नीचे से आए और अपना उसको खा करके जो खाद हुई पौधों को उपलब्ध करा दिया। और जो छेद हो गए, तो बरसात हुई तो उनका पानी उसमें चला गया। तो उससे हुआ कि जब पानी हमारा इकट्ठा जमीन में होगा, तो सूखे की स्थिति में भी फसलों को पानी मिलता रहा। और मैंने देखा कि मार्केटिंग व्यवस्था सरकार की कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं, तो मैंने यहाँ 2000 रिटेलर डेवलप किए। उसमें कुछ स्टूडेंटों को मैंने लिया, तो वो यहाँ पे हमारे खेती में मजदूरी कर लेते हैं। जैसे हमारा टमाटर है, केला है, पपीता है, उन्हें तोड़ लिया। तो तोड़ने से
उनको लाभ हुआ, उनको आढ़तिया को कमीशन नहीं देना पड़ा और गाड़ी का भाड़ा नहीं लगाना पड़ा। और हमारा लाभ हुआ कि हमारा समय बच गया, हमारा लेबर बच गया, हमारा गाड़ी का भाड़ा बच गया। इसमें हमने अन्य कार्य कर लिया और यहाँ स्थानीय उपभोक्ता को फायदा हुआ, उसको ताजा जैविक सब्जियां, फल, अनाज उपलब्ध हो गए। अच्छा, इसमें जो ऑर्गेनिक जो विलेज है, ऑर्गेनिक जो आपने विलेज बना रखा है गांव में, मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह हर घरों पे नीम का पेड़ लगा हुआ है, हर घर में मॉडल बना रखा आपने, बनवा दिया यहाँ पर। और आपने गांजर बचाओ कृषक समूह एक आपने शुरू किया था, क्या वो कैसा है उस समूह के बारे में वो थोड़ा सा ज्ञान दीजिए आप। गांजर बचाओ कृषक समूह 2015 में प्राकृतिक जैविक गो आधारित कृषि के लिए बनाया गया यहाँ के लोगों ने और कुछ उत्तर प्रदेश के बुद्धिजीवियों ने ये समूह की संपलांग। समूह का मतलब ये संगठन की अपनी बिल्डिंग होती है, अपनी पदाधिकारी होते हैं और उनको वेतन चाहिए। और समूह की ना कोई बिल्डिंग है, ना उसका कोई पदाधिकारी है। समूह ये 80% जो किसान हैं, जो सिस्टम से सीधे लाभान्वित नहीं हो सकते हैं, जो अपनी हित की साधना नहीं कर सकते हैं, यानी जो यहाँ का फिलॉसफी है गांजर की कि चटनी बंडी पौला, वो वही पुराना किसान। उस कारण 2015 में इसको जो है 28 लोगों ने बैठ करके एक कार्यकारिणी नियमित अभियान सीतापुर हो 2020 गांजर बचाओ के नाम से रिउसा में इसका गठन किया गया। इसमें इसके श्री त्यागी जी महाराज इसके संरक्षक हुए और कई यहाँ के बुद्धिजीवी सारे पद दिए गए उनको। फिर पूरे जिले में प्रयास करके 500 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। उन 500 किसानों के मुखियाओं ने जाकर के प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर के जैविक और प्राकृतिक गो आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार संगोष्ठी में सरकार, बुद्धिजीवियों और सरकारी गैर सरकारी संगठनों का सहयोग किया। गांजर बचाओ कृषक समूह न किसी आंदोलन में विश्वास करता है, न किसी प्रकार की हिंसा में विश्वास करता है, न किसी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में विश्वास करता है, वरन वैश्विक समस्याओं का निदान आपसी सलाह मशवरे से करने में विश्वास रखता है। इसीलिए आज मैं गांजर बचाओ कृषक समूह की तरफ से सरकार और अधिकारियों और उनकी सलाहकार समितियों को एक सलाह देता हूं कि जो इनकी योजनाएं होती हैं वो केवल जो प्रशिक्षित किसानों को ही दिया जाए। जैसे जो जैविक और प्राकृतिक किसान पिछले 20 वर्षों से घंटे भर का या 2 घंटे का या 4 दिन का या 8 दिन का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेने के बाद जो प्रशिक्षण करता जिनको नेता कहा जाता, मुखिया कहा जाता, उनका तो नाम हो गया, लेकिन उनको जिन्होंने इतना समय दिया उनको उनके लाभ की किसी प्रकार की व्यवस्था न सरकार के पास है, न अधिकारियों के पास है, न उन जो प्रमुखों ने उनको ले जाकर के प्रशिक्षण करवाया। तो इससे क्या होता है कि उन मुखियाओं की जो छोटे छोटे समूह में 10-10 किसानों के जो मुखिया हैं उनकी साख खराब होती कि भैया तुम तो कुछ करवा नहीं पाए हो, तुम्हारा तो कोई पावर ही नहीं है तुम्हारा। तो ये हम लोगों की सबसे बड़ी हमारी ये सरकार, अधिकारियों, समाज के बुद्धिजीवियों से ये सलाह है कि उन प्रशिक्षित किसानों को लाभ दिलवाया जाए। ये जो लाभ है हमारी समझ से, जैसे सरकार के अधिकारियों से आपको कोई परेशानी सरकार से है या उनके सलाहकारों से जो परेशान है, जो मतलब कि नहीं जान पाए कि जो सलाह देने वाला है उनको सरकार को गलत बता दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक बात है, कोई किसी पिता के 3 संतानें हैं तो 3 संतानें हैं, वो तीनों संतानों का बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन उसमें से कोई संतान दबंग हुई तो उसने पता लगा 3 बीघे पिताजी से जमीन ज्यादा लिखवा ली। तो इसी तरह से समाज में किसान है, पूंजीपति हैं और व्यापारी हैं। तो सरकार हमारी चाहती कि सबका विकास सबका साथ हो, लेकिन अब यह है इनकी सलाहकार जो समितियां हैं सरकार को गलत सलाह दे देती हैं कि ये जो योजनाएं लागू होती हैं तो जहां पे योजनाओं की जरूरत होती है और जहां उसके पर जागरूक किसान होते हैं, प्रशिक्षित किसान होते हैं, वहां न देकर के उस जगह का हस्तांतरण करके जो सरकारी लाभ है दूसरी जगह को दे दिया जाता है। वहां उन लोगों ने कोई प्रशिक्षण नहीं कर रखा है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में जागरूकता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि उसमें जो सरकार का पैसा है तो सरकार यानी जनता का, किसानों का पैसा है,
वो बेकार जाता है। तो मैं ये सलाहकार समितियों को ये सलाह देता हूँ कि हमारे जो चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे जिला का प्रशासन हो, उसको जो सलाह मशवरा दिया जाए तो बिना किसी आधार के ना दिया जाए, ठोस सलाह दी जाए कि भाई हाँ ये लाभ जो है इस क्षेत्र के लोगों को, इस सेक्टर में तो क्या सरकार से जो सब्सिडी मिलती है, जैसे गैस पे मिलती है और सभी चीजों पे मिलती है, ट्रैक्टर में मिलती है, हर चीज पे मिलती है सब्सिडी, क्या आपका मकसद है कि हमको सब्सिडी मिले, सरकार के द्वारा हमको सब्सिडी मिले, या अपने ही कमाने के आप कमा करके खुद अपना खर्चा करें? सब्सिडी के ऊपर तो नहीं जा रहे हैं आप कहीं? नहीं, मैं सब्सिडी में कतई विश्वास नहीं करता हूँ। सब्सिडी के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं आती हैं जिसे सामान्य किसानों को प्रशिक्षण का अभाव रहता है, जानकारी का अभाव रहता है, वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए जाते हैं। जबकि सभी जानते हैं जब तक किसी कार्य में 5 वर्ष तक मेहनत न की जाए तब तक उस कार्य में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो हमको सब्सिडी न देकर के हमको सिस्टम दिया जाए, सिस्टम जिसमें अपने ऑर्गेनिक विलेज का सब्सिडी न दिया जाए, सिस्टम दिया जाए। अच्छा, ये जो आजकल किसान जो है यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, किसान आंदोलन जो 3 बिल सरकार ने पास किए, वो आपके नजर में क्या हो? देखिए, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ना उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी है। लेकिन जो हमारी जानकारी में आया कि सरकार हमारी नहीं चाहती कि जो है किसानों का अहित हो। लेकिन अब ये क्या हुआ कि ऐसे नेताओं का कृषि क्षेत्र में अभाव है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये होता है कि जो किसान नेता होते हैं या किसी कोई आंदोलन चलता है उसके नेता होते हैं, उन नेताओं को पता लगा कि 25 बीघे उनके पास जमीन थी, अचानक उनके पास 250 बीघे जमीन आ जाती है, उनके पास 1200 करोड़ रुपए आ जाता है। तो हम उन आंदोलनकारियों के पक्ष में हैं जिनके पास उस समूह के जो किसान समूह है उसका नेतृत्व उनको दिया जाना चाहिए, जिनके पास न उनका परिवार हो और न उनके पास जमीन हो। उनकी जिम्मेदारी जब तक उनका जीवन रहे उनके समूह की जिम्मेदारी हो। ये सरकार जो आज चल रही है, जो मोदी सरकार है, ये पहले से सरकार से क्या अच्छा कर रही है, गलत कर रही है? देखिए, सरकार हमारी जो मोदी सरकार है, इसने जो अच्छा कार्य किया कि एक समय था कि हम हिंदुस्तान में अपने आप को भारतीय नहीं कह सकते थे, हमको भारतीय कहने पे सेकुलर कह दिया जाता था। तो आज ये हम वर्ल्ड पे संपूर्ण संसार को में अपने आप को भारतीय कहने का जो हक मोदी सरकार ने दिया। और जो काम मोदी सरकार ने किया है वो अन्य सरकारें नहीं कर पाई, क्योंकि मोदी सरकार वैश्विक जो समझ बहुत ही अच्छी रखती है और उसका नेतृत्व बहुत अच्छी तरीके से कर रही है, क्योंकि पूरा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है और किसी भी देश में कोई उथल पुथल होती है उसका हमारे देश पर प्रभाव पड़ता है, कोई भी बाजार व्यवस्था है उसका हमारे देश पर प्रभाव पड़ता है। इसकी समझ किसानों को आप क्या, कुछ किसानों के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? कुछ किसानों के भला के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सरकार के बारे में आपने बताना चाहेंगे? हाँ, मैं किसानों की समस्या, खेती करने के भी ये बताए, खेती करने का भी कुछ सलाह देंगे कुछ आप किसानों को? हाँ, हम खेती करने की भी सलाह देंगे। हम किसानों को सलाह देंगे कि वो गौ आधारित जैविक प्राकृतिक खेती करें, भले ही वो केमिकल फर्टिलाइजर खेत में डालते हों, और उसमें जो है ये अपना गौमूत्र और जैविक खादों का प्रयोग करें। धीरे धीरे आपको विश्वास हो जाएगा और फिर आप इसके लाभ मिलते जाएंगे, आपकी लागत धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि पूरे देश के किसानों को कि अपने जिले में ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाए जो हमारे 80% जो किसान सीधे लाभान्वित नहीं हो सकते हैं, उनका एक व्यक्ति जिले पर जरूर होना चाहिए। उसको न किसी प्रकार की पद और न प्रतिष्ठा और न कोई पैसे के लिए वो काम करेगा, वो करेगा किसानों के भले के लिए काम करेगा। उसकी जिम्मेदारी कृषक समूह की होगी जीवन भर के लिए। तो ऐसा कृषक समूह का जो मुखिया होगा वो जिले प्रशासन को, और प्रदेश का मुखिया होगा वो प्रदेश सरकार को, और जो प्रदेश का मुखिया होगा वो भारत सरकार को, और जो विश्व का मुखिया होगा वो पूरे विश्व को सलाह मशवरा देगा कि भाई ये हमारे जो 80% जो सीधा सिस्टम से सीधे लाभान्वित नहीं किसान हो सकते हैं, जो चटनी बंडी पौला के किसान हैं, बहुत ही साधारण हैं, उनको किसानों का हित के लिए
सदा प्रयासरत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टीवी इंडिया न्यूज पे आए, और मैं सुतांत जी, त्रिपाठी जी, आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टीवी इंडिया न्यूज को अपनी बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा कि आज मैं एक सिकोहा गांव में सुशांत त्रिपाठी जी से मिलकर उनके खेतों में जाकर उनसे चर्चा की, और चर्चा में इन्होंने किसानों के हित में सरकार के बारे में थोड़ा बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। मैं हूं आपके साथ विनोद सोनी।